मौजूद हैं और इस प्रोग्राम में 10 बजे तक न सिर्फ मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारी नज़र रहेगी, बल्कि मौसम से लेकर सलामती, सियासत और दीगर अहम तरीन मामलात जिनमें समाजी मामलात हैं और इक्तसादी मामलात पर भी गुफ्तगू शनीद आगे चलकर करेंगे। हुकूमती सतह पर इकदामात और दीगर मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का खास तौर से हिस्सा रहेंगे। वो स्पेशल सेगमेंट जिसमें आप लोगों की बात भी सुननी है, 9:40 के बाद या इसके आसपास कोशिश रहेगी आपकी कॉल्स प्रोग्राम में सुनी जाए, आपकी बात की जाए और कॉलिंग वाले सेगमेंट में अपनी बात रखिएगा। दाल हुकूमत दिल्ली थोड़ी देर में आपको लिए चलेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के हवाले से आज एक अहम तरीन इजलास हो रहा है, उसकी मुकम्मल तफसीलात। गजा को लेकर एक नया मंसूबा जो आप कह सकते हैं रिवील कर दिया गया है। यहां से आगे मिडिल ईस्ट को लेकर सदर ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद क्या हिकमत अमली तरतीब होगी, वो वाज़ेह अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में आपको भी बताएंगे आज सियासी दंगल जिसका बहुत पहले से आगाज हुआ था, वोटिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बल्कि वोटिंग का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में मुकम्मल तफसीलात। सलामती सूरत हाल पर बात होगी तो दाल हुकूमत के अंदर एक और आज इजलास, थोड़ी देर में वो इजलास होगा, लेकिन कल क्या क्या हुआ और आज क्या होना है ये खबर आपके सामने मुकम्मल रहेगी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत लो है, सजा बहुत कम लोगों को मिलती है। बहुत बारीकी से चीजों को समझेंगे। कश्मीर और जम्मू में ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक बड़ा मंसूबा, उस ताल्लुक से बात करेंगे। जेलों के अंदर खवातीन जाती हैं, लेकिन क्या मखसूस जेलें हमारे पास हैं? मुल्क की किन स्टेट्स और यूटीज में कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो तफसीलात आप तक पहुंचेंगी। और साथ साथ प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर आइंदा असेंबली या बजट सेशन से पहले सियासत तेज हो गई है, दोनों तरफ से इल्जामात और एक दूसरे पर वार पलटवार की सियासत देखने को मिल रही है। मगर ये सब देखने और जानने के लिए न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स JK 24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज पर शर्त यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें ज्वाइन करेंगे। फेसबुक और यूट्यूब पर वक्फे वक्फे से नशरियात जारी हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा हो चुकी है, लेकिन फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक आगे बढ़ना है। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि ज़हूर मेरे साथ है और हिस्ट्री ऑफ द डे, तारीख के आईने में या इतिहास के पन्नों को जब आज पलटेंगे तो फरवरी की 5 तारीख के अहम तरीन वाक़यात ज़हूर आपके सामने रखें। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत हाई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज फरवरी की 5 तारीख है, बुधवार का दिन है, लेकिन माजी में कौमी और आलमी सतह पर आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 1961 में बरतानवी अखबार संडे टेलीग्राफ का पहला एडिशन आज के दिन शाया हुआ था। इसकी शुरुआत आज के दिन से हुई थी। 1922 में आज के दिन उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पुलिस थाना नजर आतिश हुआ, जिसके नतीजे में 22 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। एक भयानक आग यहाँ पर लगी बल्कि थी, मुश्तिल हुजूम की जानिब से आग लगाई गई थी। एक तरह से दंगे भी आप कह सकते हैं 1922 में गोरखपुर के अंदर हुए थे। और इसी तरह 1904 में आज के दिन क्यूबा अमेरिका के कब्जे से आज़ाद हुआ। आज़ादी आज क्यूबा ने हासिल की है। 1630 में आज के दिन सिख के 7वें गुरु हरराय की पंजाब में आज के दिन पैदाइश हुई थी। 1917 में आज के दिन मेक्सिको का मौजूदा आईन वजूद में आज के दिन आया था। और 1931 में मैक्सिने डनलप पहली ग्लाइडर पायलट बनी, ये एजाज इन्होंने आज के दिन हासिल किया था। 1944 में आज के दिन बरतानिया की शाही फिजाया की तैयारियों ने स्वीडन के स्टेटन पर बमबारी की। और 2008 में आज के दिन अमेरिका के जुनूबी हिस्से में तूफान की लपेट में आए कम अज कम 58 लोगों की मौत आज के दिन वाक़ा हुई थी। 1980 में आज के दिन 5 फरवरी को मिस्र की पार्लियामेंट ने इसराइल के बाइकाट के लिए वोट दिया। मुकम्मल बाइकाट हुआ था इसराइल के खिलाफ। 1993 में बोस्निया की जंग में सरायुवा में हथगोला फटने से 63 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 160 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे। 1679 में आज के दिन जर्मन हुक्मरान ल्यूपोल्ड अव्वल ने फ्रांस के साथ अमन मुआहिदा किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान आज के दिन अमन कायम हुआ था। और आज के दिन मशहूर चीनी बुद्ध राहिब सुनजाग का इंतकाल हो गया था। कुछ अहम शख्सियात आज के दिन पैदा भी हुए थे और कुछ लोगों का आज के दिन इंतकाल हुआ था। ये हिस्ट्री ऑफ द डे के हवाले से बात थी कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, चंद अहम वाक़ात है वो हमने आपके सामने रखे। लेकिन बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि वो गजा को अपनी हुक्मरानी में लेना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा कि उन्होंने गजा पर कंट्रोल कर लिया है। गजा पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि उनके पास तामीर नौ का मंसूबा है, जिसके तहत वो गजा की नए सिरे से तामीर करेंगे।
और वहां के लोगों की तरक्की होगी। और ये बड़ा ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में मौजूद हैं और मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली मुलाकात बराह रास्त थी दोनों लीडरान के दरमियान गजा जंग के बाद और इक़्तिदार में सदर ट्रंप के आने के बाद। लेकिन दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट कही गई कि एक, मुकम्मल तौर पर कब्जा करने का मंसूबा है, बहुत सारे इलाकों पर कब्जा हो चुका है, इस बात की तस्दीक। और दूसरा ये कि तामीर 9 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उन एरियाज में पर्टिकुलरली जहां पर पुराना या तारीखी गजा का शहर मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हुआ। न्यूज कॉन्फ्रेंस में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस के अंदर या मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे सदर ट्रंप के मुताबिक, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। यहां तक कि उन्होंने इन अल्फाज का भी इस्तेमाल किया कि गजा पट्टी के अंदर जो इमारतें टूटी हैं, खत्म हो गई हैं, उन इलाकों से बहाली का अमल तेज करके वहां पर रेस्टोरेंट्स और जरूरत पड़ेगी तो बड़े ढांचे को नए सिरे से तामीर करने का मंसूबा या प्लान उनके पास है। सदर ट्रंप के मुताबिक मैं गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूं, हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे और फलस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे, जिसके लिए पहले याद रखिएगा अरब लीग और उसके बाद उर्दन और मिस्र की जानिब से इनकार करते हुए इस मंसूबे की मुखालफत भी शदीद अल्फाज में की गई है। मशरिक़ वस्ता की दीगर रहनुमाओं से भी बात उनके मुताबिक हुई है, उन्हें फलस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया है। और इतना ही नहीं, यहां तक भी सदर ट्रंप अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में कह गए, आगे चलकर आपको सुनाएंगे, कहते हैं कि अरब ममालिक चाहते हैं कि वो पैसा खर्च करेंगे, यहां टाउन्स बने, टाउनशिप बने, लोगों के लिए घर बने, तरक्की होगी, मुलाजमतें मिलेंगी और इसके लिए पैसा बहुत सारे अरब ममालिक देंगे। वो खुश हुए इस आइडिया से। सदर ट्रंप ये भी कहते हैं कि अपने मंसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों को आबाद होते हुए देखता हूं, मैं इजराइल, गजा और सऊदी अरब का दौरा करूंगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा, हमें उम्मीद है कि जंगबंदी बरकरार रहेगी, बहुत से ममालिक जल्द ही अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएंगे, साथ ताल्लुकात शायद बेहतर कर रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक और स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको सुना दूंगा, मगर यह बताया जा रहा है कि अब्राहम मुआहदे पर भी गौर व फिक्र हो रही है। मुलाकात में हमास के खात्मे को यकीनी बनाने के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल हुआ। गजा को दोबारा तामीर करने और इस पर कब्जा करने के अमल इन्हीं लोगों के जरिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल भी इसमें पेशरफ्त करेगा, जिसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत हुई है, नाराजगी देखी गई है। और वो दावे कि हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा वो नाकाम भी हुए, क्योंकि उसी हमास के साथ इजराइल 19 जनवरी के बाद टेबल पर बातचीत करके बाज़ाब्ता तौर पर सीज फायर मुआहदे के तहत लोगों को रिहा भी कर रहा है। इधर फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी वजारत खारजा का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, जिनके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मौक़िफ़ जो सऊदी अरब का है उसके खिलाफ है। और ये पहला स्टेटमेंट अरब लीग से या किसी बड़े मुल्क से अब तक सामने आया है। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर दूसरी सऊदी अरब जो मुसलसल कोशिशें की जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद हम अब्राहम मुआहदे में आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। और ना सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात तब तक कायम करेगा जब फलस्तीनी रियासत के मुकम्मल क़याम को यकीनी न बनाया जाए। फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद सल्तनत के मौक़िफ़ के खुले और दोटूक अंदाज से तस्दीक करते हैं और मुल्क के मौक़िफ़ की किसी भी हालत में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने यहाँ तक भी कह दिया कि फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर गुफ्तो शनीद ही नहीं की जा सकती, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यानी एक तरफ अमेरिका सऊदी अरब का नाम लेकर तारीफ़ें कर रहा है कि वो अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा और गजा पर जब कब्जा होगा तो सऊदी अरब का भी शायद कलीदी किरदार होगा, लेकिन यही अरब लीग सऊदी अरब की क़यादत में बाज़ाब्ता तौर पर इस मंसूबे को इंसानियत मुखालिफ करार दे चुकी है। और इस मौक़िफ़ के बाद जब गजा पर कब्जे का ऐलान हुआ ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका तौर पर जो व्हाइट हाउस में की गई वाशिंगटन डीसी में, फौरन से 1 घंटे के बाद वज़ारत ख़ारजा सऊदी अरब ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, स्टेटमेंट जारी कर दिया है। लेकिन अल्फाज क्या थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा का आइंदा का मंसूबा और अज़सर नौ तामीर की जब बात की जा रही थी सदर ट्रंप की जानिब से, वो एग्जैक्टली अल्फाज आपको सुनाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली ये खबर है। The U.S. will take over the Gaza Strip
and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a very respected nation again. All rebuilding was happening. It would be my hope to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been one of the meanest, toughest places on earth. And right now, I've seen every picture from every angle, and nobody can live there. You can't live there. So if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, and it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे और ये बयान देते हुए ये भी उन्होंने कहा कि कुछ बड़े ममालिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस बयान को झूठा साबित किया अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। जब अमेरिका के सदर का बयान आया तो वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब ने इस पर काउंटर अटैक करते हुए जवाब भी दिया है कि उनकी ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, मौक़िफ़ क्या है और फ़लस्तीन एक मुकम्मल रियासत बने, इसके क़याम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी तरह के हमसे मदद या ताउन की उम्मीद करते रहें। बहरहाल इस पर दिन भर हमारी सूरत हाल पर नजर रहेंगी क्योंकि अलग अलग हिसाब से तज्ज़िया और तबसरा इस पर हो रहा है। बात अब ज़रा दारुल हुकूमत दिल्ली की सियासी दंगल जिसका आगाज़ बहुत पहले हुआ है और आज वोटिंग का दिन है। दिल्ली के अंदर असेंबली इंतखाबात में तमाम 70 की 70 नशिस्तों पर इस वक्त जबरदस्त कांटे की टक्कर की जो उम्मीद की जा रही थी उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं और आज तमाम 70 सीटों पर दिल्ली के अंदर होने वाली वोटिंग के नताइज 8 फरवरी 2025 को यानी कुछ दिनों के बाद आने हैं। और आज सुबह से ही लंबी कतारों में लोगों को इंतजार करते हुए देखा गया। अलग अलग मकामात पर, तमाम मकामात पर सिक्योरिटी के गैरमामूली इंतजामात नजर आए और असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है। 7 बजे वोटिंग का आगाज हुआ था, तकरीबन 2 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं। 1,56,14,000 वोटर्स 70 असेंबली सीटों के लिए सुबह 7 बजे से अपना वोट डालने के लिए निकले हैं या निकलना शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इनमें 83,76,173 मर्द हैं, 72,36,560 खवातीन हैं और 1,267 तीसरी सिंफ के वोटर्स शामिल हैं या जो ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर्स जिनको आज वोट डालने का मौका मिलेगा या वोट डालने के अहल हैं। इस बार जिन्स का तनासुब 864 और ईपी रेशो या इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशो जो है वो 71.86 रिकॉर्ड की गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि खवातीन का हिस्सा भी काफी बड़ा और मजबूत इस बार दिल्ली इलेक्शंस में। सुबह सुबह की तस्वीरें, अलग अलग मकामात पर तैयारियां और मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के अंदर जहां पर आज छुट्टी का भी ऐलान किया गया है क्योंकि आज तमाम एरियाज के अंदर वोटिंग सेंटर्स बने हैं। और दिल्ली के वोटर लिस्ट में नौजवान और बुजुर्ग शहरियों की भी अच्छी तादाद देखने को मिल सकती है। 2,39,905 नौजवान वोटर्स जो 18 से 19 साल के हैं पहली बार वोट डालेंगे। जमहूरियत में नौजवानों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को जाहिर करता है और इसके अलावा जमहूरियत के इस अजीम त्योहार में 85 साल से ज्यादा उम्र के कुल मिलाकर 1,09,368 बुजुर्ग शहरी हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र के 783 वोटर्स भी इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक आज वोट डालेंगे। इसके अलावा 79,800 से ज्यादा माजूर अफराद जो वोटर्स हैं, 12,736 सर्विस वोटर्स भी हैं, फहरिस्त में शामिल हैं। इस बार दिल्ली में कुल 13,776 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल यहां पर कर सकेंगे। दिल्ली भर के अंदर 2,696 पोलिंग स्टेशन मुकर्रर किए गए ताकि वोटिंग के अमल को आसानी से चलाया जा सके। इस सिलसिले
और इस सारी सूरत हाल को जरा और बेहतर तरीके से समझते हैं जब इस वक्त वोटिंग हो रही है दिल्ली। सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल हमारे साथ तुगलकाबाद के इलाके से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। ताबिश, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1 महीने की ये जो सियासी जंग जिसमें अरविंद केजरीवाल ने चौथी बार वापसी के बड़े दावे किए हैं, काफी इल्जामात भी उन पर लगे, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर भी काफी सर्वेज और ये जो तज्जिया किया जा रहा कि कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब इसको इस एतबार से भी देख रहे हैं कि 33 त्रिकोणीय मुकाबला है, तमाम टीमें तमाम पार्टियां बराबरी पर हैं। ये जो अब तक इलेक्शन कैंपेन देखी, मैसिव गैदरिंग्स देखी, तमाम रैलियों में, तमाम कार्यक्रमों के अंदर, क्या असर आज सुबह सुबह पहले 2 घंटों में वोटिंग के दौरान नजर आ रहा है और किस तरह का जज्बा? बिल्कुल, देखिए आसिफ, लगातार सुबह 7 बजे से हम वोटिंग के अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैं दिल्ली की तुगलकाबाद गांव विधानसभा में मौजूद हूं, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी रोहताज बिधूड़ी, कांग्रेस ने वीरेंद्र बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व में 2 बार से विधायक बन रहे सहीराम पहलवान पे ही दाव लगाया है। देखिए दिल्ली के अंदर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, और ऐसे में तीनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लोगों में सुबह से एक उत्साह दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर महिला मतदाताओं की, वुमेन्स वोटर की बात की जाए तो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। औरतें, ख्वातीन जो हैं बड़ी तादाद में जो है पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करी जाए तो अंदर बूथ बनाए गए हैं, व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है, वॉलंटियर्स खड़े किए गए हैं, और सुरक्षा के लिहाज से भी काफी इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी सी तस्वीर आपको एक पोलिंग स्टेशन की हम दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का ये तुगलकाबाद का पोलिंग स्टेशन, जहां बड़ी शांतिपूर्वक यानी बहुत ही सुकून के साथ में यहां पर वोटिंग हो रही है। लोग आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और लाइनों में ज्यादा लंबी कतारें हैं, तो इस वजह से लोगों को समझाने के लिए अंदर भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद है और बाहर भी सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद किया गया है। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कई वॉलंटियर्स और कई जो सोशल एनजीओज हैं वो यहाँ पर वर्क कर रही हैं, जिससे कि लोगों को समझाया जा सके। देखिए ये दिल्ली का जो तुगलकाबाद गांव जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कालकाजी से, जो सीएम आतिशी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश बिधूड़ी, वो इसी गांव के रहने वाले हैं, और वो इसी गांव में इसी पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर के बाद वोट करने के लिए भी पहुंचेंगे। और यहाँ चूंकि ये बहुत हॉट पोलिंग स्टेशन माना जा रहा है, यहाँ से रमेश बिधूड़ी जब वोट कास्ट करने के लिए, फिलहाल अभी वो अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तो ये बड़ी जो है देखा जाए तो बड़ा आज दिलचस्प मुकाबला दिल्ली के अंदर हो रहा है। कांग्रेस भी अपनी जीत के दावे कर रही है, बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जीत के दावे कर रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ दिल्ली के अंदर देखना है तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी दाव लगाया है, जो वो माइनॉरिटीज के, अकलियतों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रत्याशी अपने खड़े किए हैं वो सीएनआरसी से जुड़े वो लोग हैं जो किसी आरोप में बंद हैं या जो किसी दिल्ली दंगे से जुड़े लोग हैं, तो उन पर उन्होंने भी अपना दाव लगाया। काफी सियासत हमने देखी है। ताबिश, एक चीज और भी बताइएगा, दिल्ली का वोटर बड़ा अलग सोच वाला, एक अलग शनाख्त वाला हमने देखा जब जब वोट डाले गए। एक तो बहुत ज्यादा बात की गई फ्रीबीज की, कई ऐसे लोग थे जो नई स्कीमें ऐलान, उनके अगर सरकार में आने का मौका मिलता है वो शुरू करेंगे, बड़ी बातें इस तरह की सुने। दिल्ली का वोटर असल में क्या सोचता है? वो तामीर और तरक्की को, विकास को वोट देने के लिए प्रायोरिटाइज चीजों को कर रहा है, या फिर इस बात को कि जो हो रहा है वही ठीक है, उसी हिसाब से चीजें चलनी है? या पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन के लीडर तक तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से बात रखी, उनकी बात भी समझने के लिए वोटर तैयार है? देखिए आसिफ, दिल्ली के अगर पिछले हम 12 सालों का हाल देखें तो दिल्ली पिछले 12 सालों में फ्री बेस पर कहीं ना कहीं वोट करती रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में अगर देखा जाए तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई है, 20,000 लीटर फ्री पानी दिया गया है, वुमेन्स के लिए बसेस फ्री कर दी गई थी, और कई ऐसी फ्री की दिल्ली के अंदर योजनाएं चलाई गई जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी बड़े प्रचंड के साथ 2 बार चुनाव जीत कर आई है। हालांकि जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो 28 सीटें लेकर के आई थी और 8 सीटें कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन करके पहली सरकार बनी थी, जिस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें, यानी 70 में से 67 सीटें जीत करके आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा। तीसरी बार में 62 सीटें जीत करके आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा, और इस बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 60+ सीटें जीत करके एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाएंगे। देखिए अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली का जो मॉडल है, जहां पर दिल्ली के लोग रहते हैं, दिल्ली में बड़ी तादाद में बाहर के लोग रहते हैं। दिल्ली में यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास अगर कहा जाए तो वोटर हैं। उनके लिए फ्री की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सहूलियत वाली चीजें हैं।
खासतौर से अगर दिल्ली के मतदाताओं की बात कर ले, जो दिल्ली के रिहायशी मतदाता है, उनके लिए डेवलपमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन अगर मिडिल क्लास मतदाता के लिए बात कर ली जाए तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी फ्री बीज है। तो ऐसे में ये देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि फ्री तो बीजेपी भी दावा करेगी कि वो भी दिल्ली के अंदर बिजली फ्री करेगी, बस फ्री करेगी, कई चीजें फ्री होने का दावा उन्होंने किया है। कांग्रेस भी दावा कर रही है। तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरफ से फ्री के दावे कर रही है। लेकिन इस बार दिलचस्प और बेहतरीन मुकाबला होने की तवक्को है और जमहूरी तर्ज अमल में यही अच्छी बात है कि सब अपने अपने हिसाब से बात रखें। 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर सियासी किस्मत का फैसला आज शाम तक बहुत सारे लोगों को, और 8 तारीख को जब इंतखाबी नताइज आएंगे, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा मुसलसल बदउनवानी के, सरकार फेलियर के, लॉ एंड ऑर्डर के इल्जामात के बीच कैंपेन करते रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर काफ़ी हमला भी, और जो रेनोवेशन भी चीफ मिनिस्टर के घर की हुई थी उस पर काफ़ी सियासत हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी मुसलसल पार्टी सरबराह के साथ अलग अलग सीटों पर रैलियां की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कई महाज पर वहां पर उनको चैलेंज देने की भी बात कही। लेकिन इस बार भी टैक्सी ड्राइवर्स, इंश्योरेंस ऑटो ड्राइवर्स के लिए 21,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, हामिला खवातीन हैं, सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर्स 500 रुपये तक, ये बड़ी बातें हमने सुनी है। बहरहाल आज शाम होते होते कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगी, बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद चूंकि 6 बजे तक आप देखेंगे बहुत सारे एग्जिट पोल्स आएंगे, मुख्तलिफ नताइज आपके सामने होंगे। लेकिन असल जो एग्जिट पोल होना है वो 6 फरवरी नहीं, 7 नहीं, बल्कि 8 फरवरी को होना है जब रिजल्ट्स आएंगे। और क्या अरविंद केजरीवाल की चौथी मरतबा वापसी होगी? कांग्रेस पिछली बार खाता नहीं खोल सकी थी, इस बार दिल्ली में थोड़ी सी परफॉर्मेंस और राहुल गांधी के आने के बाद और उनकी बहन की कैंपेन का क्या असर होगा? या बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस लड़ाई, यानी एक अलायंस की 2 पार्टियां आमने सामने जब हैं तो वोटों में सेंध मारने में कामयाब होंगे? और असदुद्दीन ओवैसी पर भी सबकी नजरें हैं, मुस्लिम बेल्ट पर उनकी काफी ज्यादा नजर रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरें, तज्जिया और तबसरा जारी रहेगा ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात आपको बता दें कि आज सबकी नजरें दिल्ली पर रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में आज एक अहम इजलास वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में होने वाला है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि कल भी इस हवाले से एक मुख्तसर मीटिंग हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया था और किस तरह से मिलिटेंसी के वाक़ात को रोका जाए उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और ख़ास हिकमत अमली तरतीब दी गई ताकि जो मिलिटेंसी के वाक़ात है वो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी है उस हवाले से भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई जब हाल ही में हमने देखा कि कुलगाम में साबिक फौजी को हला कर दिया गया, उसके ख़ानदान को निशाना बनाया गया और उस वाले से बातचीत हुई कि किस तरह इस तरह के टारगेट किलिंग के वाक़ात रूनमा ना हो, उसकी हिकमत अमली के हवाले से बातचीत हुई। लेकिन आज सबकी नज़रें इस मीटिंग पर रहेंगी। 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूसना, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू और उसके अलावा फ़ौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और मीटिंग में जहां जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, साथ ही साथ जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से भी बातचीत होगी, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनका जायजा लिया जाएगा। और कुल मिलाकर इस मीटिंग में जहां सिक्योरिटी सूरत हाल और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, चाहे दरअंदाजी के वाक़ात हो पीर पंचाल, डोडा या जम्मू में जिस तरह मिलिटेंसी को रोकने के लिए उस वाले से भी हिकमत अमली पर ख़ास बातचीत की जाएगी और हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी कि इस तरह के वाक़ात या मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उस पर लगातार काम जारी रहे और मिलिटेंसी के वाक़ात रूनमा ना हो, मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए, उस हवाले से भी इस मीटिंग में ख़ास बातचीत होगी। रोज़ 2 घंटे मीटिंग थी, आज उसको रिज्यूम किया जाएगा। कल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर बोलना था, शुक्रिया की तहरीक पेश करनी थी, सदर हिंद के जो बजट सेशन से कबल उनने खुतबा पेश किया था या वहाँ पर इजलास से खिताब किया था, तो उसका वो शुक्रिया अदा कर रहे थे और वहाँ पर वज़ीर दाखिला भी चले गए थे। लेकिन कल सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान के बाद आज इम्पॉर्टेंट डे है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में मौजूद हैं, पुलिस सरबराह, फौज के सरबराहान और नीम सलामती दस्तों के सरबराहान दिल्ली में मौजूद हैं। और इतलात ये हैं कि कल जो 2:30 से 4:30 बजे तक 2 घंटे की मीटिंग हुई है, आज फिर से 10:30 बजे वजारत दाखिला के साउथ ब्लॉक के अंदर मीटिंग रिज्यूम होने जा रही है। इस पर सबकी नजरें रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात अब जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हो रही है, तो आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर पर इसलिए भी नजरें हैं, कुछ हफ्तों के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत एक तवील मुद्दत के बाद अपना बजट पेश करने जा रही है। अब तक मरकज से बजट पेश हो रहा था, लेकिन यूनियन टेरिटरी में पहला मौका उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के पास मार्च के पहले हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। लेकिन बजट से कबल डेलिब्रेशंस का, मुशावरत का सिलसिला आज से बाकायदा शुरू हो रहा है और मुशावरत मेंबरान असेंबली से होगी। आज वज़ीर आला इतलात ये हैं कि 4 जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं उनसे भी करेंगे, यानी प्री बजट डिस्कशन जो आप जिसको कहते हैं। महकमा खजाना के वजीर इंचार्ज भी इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब हैं। 16 अक्टूबर के बाद जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है बतौर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, तो पहला ऐसा मौका होगा कि वो बजट पेश करेंगे। कानून साज असेंबली के जो अरकान है, कानून साज असेंबली मेंबरान और जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन के साथ आज यानी बुध से बाज़ाब्ता तौर पर कबल अज बजट मुशावरत कर रहे हैं। प्री बजट डिस्कशन शुरू हो रही हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक यूनियन टेरिटरी के बजट से पहले उमर अब्दुल्ला ने तमाम मेंबरान असेंबली, डीडीसी चेयरपर्सनों और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मुशावरत करने का फैसला किया है। और आज 4 अजला के मेंबरान असेंबली से 4 अजला के जो MLAs हैं उनसे मुशावरत करेंगे। इस सिलसिले में एक वजीर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह भी तफसीलात शेयर की हैं कि आज यानी बुध से अनंतनाग, बडगाम, कठुआ और सांबा अजला के मेंबरान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन से मुशावरत होगी, जबकि कल यानी जुमेरात को दोबारा बारामूला, कुलगाम, रामबन और उधमपुर के कानून साजों के साथ इसी तरीके से एक और मीटिंग होगी। मुशावरत आगे बढ़ेगी। इन मुलाकातों का मकसद बजट को मजीद जामे और शराकतदार बनाना है। ये मीटिंग्स तरजीह शोबे के कामों के बारे में मेंबरान असेंबली से मालूमात हासिल करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनक्किद की जाती हैं कि बजट में लोगों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात की अक्कासी हो। कहीं पर उतार चढ़ाव अगर हो, कहीं पर कमियां हों, किसी का कोई एतराज़ है, अरकान असेंबली की मदद से उसको दूर किया जा सके।
ये मीटिंग मेंबरान असेंबली की जानिब से आज मुतलका हलकों में 40 करोड़ की तरजीह सेक्टर के कामों की निशानदेही के बाद मुनक्किद की जा रही है और जो प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर है इनके कामों की फहरिस्त डीसी की तरफ से हुकूमत को पेश कर दी गई है। यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का बजट आइंदा माह असेंबली में पेश होगा। पहला ये बजट सेशन होगा 3 तारीख को मार्च की, लेफ्टिनेंट गवर्नर खिताब करेंगे और 4 तारीख को बजट पेश होने का इम्कान है। महकमा खजाना के वजीर इंचार्ज भी उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो उन पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और सरकारी खजाने को भी देखना है, अखराजात देखने हैं, चेक एंड बैलेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस पर भी नज़र रखनी है। तो उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुशावरत में क्या कुछ निकल कर आएगा। आज सबकी नज़रें पहली दिन मुशावरत 4 अजला जो मैंने शुरुआत में कहा, और उसके बाद कल जाकर बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से मजीद लोगों के साथ बातचीत की जाएगी और बात आगे बढ़ाई जाएगी। ये तो उमर अब्दुल्ला और उनकी गवर्नमेंट के हवाले से बात थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला हुकूमत में एक और चीज़ पर भी नजरें हैं। असेंबली जब सेशन शुरू होगा तो कवायद व ज़वाबित वज़ह करने होते हैं। इस सिलसिले में आप सब जानते हैं एक पैनल तश्कील दिया गया था। स्पीकर और साबिक वज़ीर खजाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुर्रहीम राथर साहब की क़यादत में इस वक्त भी काम कर रहा है। एक मीटिंग कल हुई, लेकिन आइंदा इजलास सबसे अहम माना जा रहा है। इल्जामात के बीच कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त 2000 फैसलों की तौसीक कर रही है। ये इल्जामात पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगे हैं। आइंदा मीटिंग 11 फरवरी को तय कर दी गई है। स्पीकर की क़यादत में पैनल जम्मू के अंदर एक और मीटिंग कर चुका है। मुसलसल गुफ्तो शनीद का सिलसिला चल रहा है और असेंबली के बिजनेस रूल्स में तरमीम का मामला है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई, काफ़ी पेशरफ भी हुई और हाउस कमेटी बराए रूल्स का इजलास अब 11 फरवरी को दोबारा होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के आइन की कुछ शिकें हज़फ करने की बात आई, जो 3 रोज़ कबल इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था। फिर गवर्नर जो रियासत का होता था उसको रिप्लेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से करना है। बाकी इसी तरीके से आइनी तौर पर कुछ तब्दीलियाँ होनी हैं जिनकी तस्दीक इसी पैनल ने करनी है। लेकिन तौसीक का भी इल्ज़ाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने बिलखुसूस पीडीपी के लीडरान की जानिब से लगाया गया, सज्जाद गनी लोन की तरफ से लगाया गया कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले मरकज़ ने लिए उनको बाज़ाब्ता तौर पर मोहर लगाकर उनकी तस्दीक कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात उस वक्त लगे हैं जब मीटिंग्स बार बार हो रही हैं। तफसीलात ये भी सामने आई हैं कि कानून साज असेंबली के कवायद व ज़वाबित से मुतल्लिक कमेटी अब 11 फरवरी को ऐवान में कवायद व ज़वाबित या रूल्स एंड रेगुलेशंस और तर्ज अमल में तब्दीलियों के बारे में अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। और कश्मीर के अंदर जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, जिनमें पीडीपी सबसे ऊपर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद, उसने और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता इल्ज़ामात की एक आप कह सकते हैं झड़ी भी लगा दी है। मीटिंग जो कल हुई उसमें कवायद व ज़वाबित और तर्ज अमल में तब्दीलियों पर तफसीली बातचीत हुई। तमाम मेंबरान ने अपनी बात रखी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मुसलसल इल्ज़ामात लगा रही हैं और कहा जा रहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की जो आइनी हैसियत को तब्दील किया गया 5 अगस्त 2019, उसके बाद एंडोर्स किया जा रहा जी उन फैसलों को। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन के मुताबिक रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के हवाले से असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से तैयार करदा जो मसवदा है, तजवीज़ है, उसकी तौसीक 5 अगस्त 2019 की तब्दीलियों के सबसे वाज़े और नाक़ाबिले माफ़ी तौसीक होगी। ये मुस्तकबिल में 5 अगस्त की तब्दीलियों के लिए कानूनी चैलेंज के लिए एक बार और तमाम मौक़े के लिए मौसर तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वो इसी तरीके से एक्स पर और फेसबुक पर पोस्ट वहीदुर्रहमान पर्रा की तरफ से आई। बहरहाल आइंदा इजलास 11 तारीख को होगा, वहां पर क्या होगी। और इस पैनल को लेकर सवाल इससे भी उठे थे कि पीडीपी के किसी मेंबर को जगह नहीं मिली, कांग्रेस के लोग शामिल हैं इस पैनल में, जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के अरकान को। काफ़ी तनकीद का सामना उस पर भी हुकूमत को करना पड़ा था। लेकिन अब 11 तारीख को अगली मीटिंग है, देखना होगा कि उस मीटिंग में मजीद क्या बातें तय होती है और जो मसवदा तजवीज़ किया गया है, तैयार किया गया है, उसको क्या मोहर लगा दी जाएगी। उससे पहले इल्ज़ामात और बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ है। चलिए, बात असेंबली के हवाले से हो रही थी, सबकी नज़र 11 फरवरी पर रहेगी। दूसरी मीटिंग होनी है, क्या कुछ उस मीटिंग में होगा उस पर सबकी नज़र रहेंगी। आगे बढ़ते बात जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि मौसम में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान है। कल से कई एक इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है, जबकि रात देर गए भी कई एक इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। खासकर जनूबी कश्मीर के संथन पीर की गली कोकनाग इन इलाकों में बर्फबारी हुई है। और आज भी आप देखेंगे कि मौसम
दिन गुजरने के साथ तब्दील होगा और कई इलाकों में हल्की बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का इम्कान है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है। पेशन गोई की गई है कि आज भी मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है कई इलाकों में, खासकर जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में आज दोपहर के बाद मौसम तब्दील हो सकता है, जिस दौरान बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही साथ सोनामर्ग, सिंथन टॉप, पीर की गली, कोकरनाग, यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ भी बारिशें और हल्की बर्फबारी हुई है। साथ साथ बानीहल, कासगुंड, कुलगाम और अनंतनाग में भी बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है और फिलहाल 9 फरवरी तक मौसम ख़राब रहने का इम्कान है और जो ऊपरी इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं 8 से 10 इंच तक बर्फबारी इन इलाकों में हो सकती है। साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो आज मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र कल ही राजदान टॉप जो रोड है उस पर मूवमेंट बंद कर दी गई थी, कल ही इस सिलसिले में एक एडवाइजरी आई थी कि आज नकलो अमल पर पाबंदी आयद रहेगी, किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। तस्वीरें आपके सामने पुरानी, लेकिन तवक्को की जा रही है कि कोई खुशखबरी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मजीद मैदानी इलाकों में भी मिले। बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी का एक सिलसिला हमने देखा। इधर जम्मू के अंदर आप देखेंगे तो धुंध थोड़ी सी कम हुई है, फ़र्क महसूस किया गया है। नकलो हमल जो गुज़श्ता दिनों के मुकाबले थोड़ी और बेहतर हुई है और वो जो गाड़ियों की आमदोरफ्त का एक सिलसिला मुतासिर हो रहा था वो भी पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं। और साथ साथ ये भी आप देखेंगे कि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाके में 11 और 12 तारीख को एक बार फिर से मौसम तब्दील या अब्र आलूद मतला रहने के लिए तस्दीक महकमा मौसमियात की जानिब से कर दी गई। बहरहाल दिन भर सारी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रहेगी, आपको साथ साथ आगाह भी किया जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की करते हैं। मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इंतज़ामिया अपनी सतह पर तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर ये कहें कि कामयाबी मिली हो, इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि अभी शायद हम फाइनल रिजल्ट्स या कंक्लूजन की तरफ चल जाएं, वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन एक कार्रवाई CIK की जानिब से की गई है और काउंटर इंटेलिजेंस की जानिब से कश्मीर में होने वाली इस कार्रवाई में जेलों के अंदर सिम कार्ड्स पहुंचाने के इल्ज़ामात बहुत सारे लोगों पर लगे थे और इस सिलसिले में 5 अफराद को अब गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये तमाम 5 के 5 मुश्तबे अफराद हैं। केस में ये कहा जा रहा है कि तहकीकात इस वक्त चल रही है, मजीद गिरफ्तारियां इसमें मुतवक्के हैं। सेंट्रल जेल के अंदर सिम कार्ड स्मगल करने में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 5 लोगों को मुश्तबे अफराद जो हैं हिरासत में लिया गया है। मिल्टन 2 समेत कैदियों के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है इन सिम कार्ड्स का पता लगाया जा रहा है और CIK के तर्जुमान के मुताबिक इन अफराद को केस नंबर 6/2023 के तफ्तीश के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस बयान के मुताबिक 5 अफराद को मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर एक मुजरिमाना साजिश में मुलव्विस होने पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसका मकसद सेंट्रल जेल के अहाते के अंदर सिम कार्ड्स की खरीदारी या नकलो हमल और जेल के कैदियों के जरिए उसके इस्तेमाल के लिए स्मगल करना था। और मिलिटेंसी और नार्को टेरर में मुलव्विस अफराद भी इनमें शामिल हैं, इस तरह की खबरें हैं। पुलिस स्टेशन CIK ने इससे कबल सेंट्रल जेल के अहाते के अंदर तलाशी ली थी, छापे मारे थे और ये पता चला था कि मुश्तबा अफराद ने कुछ कैदियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए जेल के अंदर सिम कार्ड खरीदे और मुंतकिल किए गए थे। मुख्तलिफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स या TSPs जो हैं उनके POS वेंडर्स या जो किराएदार हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है जिनने ये सिम कार्ड जारी किए हैं और मजीद गिरफ्तारियां इसीलिए इसमें मुतवक्के हैं क्योंकि अभी तफ्तीश चल रही है। हिरासत में लिए गए मुश्तबा अफराद का ताल्लुक हमारे ज़राए के मुताबिक दादपुरा अनंतनाग, कमरवाली श्रीनगर, कलूसा बांडीपुरा और करसू पादशाही बाग और नाथपुरा श्रीनगर के इलाकों से है। लेकिन हो सकता है कि बाद में पुलिस की जानिब से मजीद इस पर कंफर्मेशन ये की जाए कि इन लोगों के मुतल्लिक मजीद शवाहिद नहीं मिले। लेकिन फ़िलहाल चूँकि सवालात का एक सिलसिला चल रहा है, इंतज़ार इस बात का रहेगा कि CIK ने इस तहकीकात में मजीद क्या पाया है और ऑफिशियल कंफर्मेशन की इसकी कंक्लूजन के हवाले से सामने आए। बात जेलों के हवाले से हो रही थी तो जेलों के हवाले से ही और एक खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का शुमार उन यूटीज़ या रियासतों में होता है जहाँ पर ख़वातीन के लिए मखसूस जेल खाना जात नहीं है। आपको बता दें कि करीबन 13 ऐसे रियासतें या यूटीज़ है जहाँ पर ख़वातीन के लिए मखसूस जेल नहीं बनाए गए हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर
डेटा जो है वो शेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बांडी संजीव कुमार की जानिब से लोकसभा में, जहां पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर उन रियासतों या यूटीज़ में है जहां पर ख़वातीन के लिए मखसूस जेल नहीं बनाया गया। इनमें अरुणाचल प्रदेश भी है, आसाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और भी कई रियासतें हैं जहां पर फीमेल प्रिजनर्स के लिए कोई ख़ास जेल नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 34 ऐसे जेल बनाए गए हैं जो मखसूस ख़वातीन के लिए रखे गए हैं, जिनमें राजस्थान में 7 बनाए गए हैं, तमिलनाडु में 5, केरला में 3, जहां पर इनके लिए एक ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखा गया है, इंतजामात इनके लिए रखे गए हैं। चलिए, शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन की। शिल्पा, हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भी बाकी स्टेट्स और यूटीज़ की तरह काम हुआ, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम होम मिनिस्ट्री ने किया, लेकिन जेलों की कम तादाद जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है, लेकिन वजूहात या रीजंस मालूम किए गए हैं। सरकार इस सिलसिले में क्या बताती है? क्या ये जो हम देख रहे हैं कैदियों की संख्या कम है, तादाद कम है, या कुछ और मामलात है जिसकी वजह से ज्यादा इस पॉइंट पर फोकस शायद नहीं गया है? देखिए, 13 समेत जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये ऐसी स्टेट है, यानी कि जम्मू कश्मीर ऐसी यूटी है जहां पर वुमेन के लिए कहीं ना कहीं जो है वो जेल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है, क्योंकि आप देखिए कई वुमेन्स को जो अरेस्ट करके लाया जाता है या फिर डिटेन करके लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो जो मेल का जेल है उन्हें वहां पर जो है वो रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पर भी कई सारे सवाल जो है वो उठाए जाते हैं और चिंताजनक भी ये काफी ज्यादा है। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से ये कहा गया है, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जो है वो पूरी फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है, यानी कि वुमेन जेल वहां पर है, महिलाओं के लिए जेल वहां पर है। लेकिन 13 समेत जम्मू कश्मीर एक ऐसे यानी कि स्टेट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी वुमेन के लिए जो है वो जेल नहीं, महिलाओं के लिए जेल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कई सारे सवाल यहाँ पर जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से कारण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब देखिए महिलाओं का जो केस है वो बेहद कम भी नजर आते हैं, लेकिन तस्करी के अगर मामले की अगर हम बात करें तो इन मामलों में काफी ज्यादा जो है वो महिलाएं जो है वो सामने आती हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उन्हें जो है वो मेल के जेल में रखा जाता है। तो ये कब तक देखने को मिलेगा, इस पर कई सारे सवाल भी उठाए जो है वो जा रहे हैं। एक चीज और भी हमने देखी है, किसी को अगर कहीं पर किसी केस के सिलसिले में ले जाया जाता है, अदालतों की दूसरी बात है, लेकिन ऑलमोस्ट हर जिले के अंदर पुलिस थाना वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए अलग से है, अलग से विंग्स बनी है, अलग से स्क्वाड्स बने हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जेल ना होना वाकई में एक यूटी लेवल पर, वो यूटी जिसके 2 आप कह सकते हैं, हमारे साथ लद्दाख भी जोड़कर देखें तो 2 अलग अलग पड़ोसियों के साथ हमारी सरहदें लगती हैं, तो उस हिसाब से भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये खतरनाक है। और कितना जी बिल्कुल, देखिए ये जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो भी महिलाएं अरेस्ट करके लाई जाती है या फिर उन्हें डिटेन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें मेल के जेल में डाला जाता है, पुरुषों के जेल में डाला जाता है। तो एक सिक्योरिटी में भी, सुरक्षा व्यवस्था पे भी कई सारे सवाल उठाता है और कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से थाने तो बनाए गए हैं, यानी कि वुमेन महिला जो है वो थाने बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, लेकिन जेल नहीं है। ये सुरक्षा व्यवस्था पे कई सारे सवाल जो है उठाता है। और कहीं ना कहीं एमएचए की बात करें तो के द्वारा भी ये कंसर्न जो है वो जताया गया है। तो कितनी जल्दी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो जेल बनाई जाएगी महिलाओं के लिए, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर 13 उन रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में शामिल है जहां पर खवातीन के लिए खुसूसी जेल नहीं है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार सरकारी तौर पर जारी किए गए हैं, जवाब दिया गया है। तफसीलात फराहम कर रही थी शिल्पा शर्मा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। जेलों की बात हुई, पुलिस की बात हुई, मंशियात मुखालिफ कार्रवाई की बात हुई, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैंने इंट्रो में कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग तो पकड़े जाते हैं लेकिन सजा बहुत कम को मिलती है। इमरान भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। खबर आपके सामने, ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात, कुछ और मौज़ूआत भी हमारे साथ रहेंगे और साथ साथ आपकी कॉल्स भी 9:40 के आसपास।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात जम्मू कश्मीर के हवाले से कर दे तो बात मंशियात के हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि मंशियात के हवाले से जहां पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई लगातार जारी है, इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या उन मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस हवाले से जो डेटा सामने आया है वो कहता है कि 13,000 से जायद अगरचे गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों को ही सजा मिली है। मंशियात जिसके खिलाफ सब आवाज उठा रहे हैं, पुलिस से लेकर हुकूमत और हुकूमत से लेकर इंतजामिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, मंशियात भी जब्त किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट ये कहता है कि जो साल 2019 से हुई है करीबन 13,000 लोगों की गिरफ्तार हुई है, लेकिन जो सजा है वो सिर्फ 4 लोगों को ही दी गई है। साथ ही साथ मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी NDPS एक्ट के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं या जो इसमें मुलजिम या मुजरिम है उनको सजाएं मिली है। और ये एक सबसे बड़ा सवाल इस पर उठ रहा है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, फिर आगे जाके फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उन्हें सजा क्यों नहीं मिल रही है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा हम श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ या जो इस कारोबार में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हो रही है और 13,000 के करीब गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन क्या वजूहात है कि फिर आगे जाके इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको सजा नहीं मिल रही है? शुक्रिया हजूर। देखिए, पहली बात यह है कि जो फिगर्स आपने कोट किए हैं ये पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में दिया गया है, और इस पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में जो बताया गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB की जानिब से जम्मू कश्मीर में 2019 से लेकर अब तक NDPS एक्ट के तहत 13,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, लेकिन सिर्फ 4 अफराद को सजा दी गई। इसी तरह लद्दाख में 11 गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन कोई सजा नहीं दी गई है। सो जाहिर सी बात है कि ये जो एदाद शुमार है ये जाहिर करते हैं कि मंशियात के खिलाफ तहकीकात और कानूनी अमल में संगीन खामियां नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो सजा का तनासुब है तकरीबन न होने के बराबर है। जैसे कि हम इसमें कुछ अहम नुकात भी बताए गए हैं। 2019 में 1700 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सिर्फ 1 को सजा मिली है। इसी तरह 2020 में 1769 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। 2021, 22 और 2024 में भी सिर्फ एक सजा दी गई। जबकि लद्दाख यूटी की अगर बात करें तो 2021 और 2022 में कुल 11 गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन कोई भी केस सजा जो है तक नहीं पहुंचा। सो तहकीकात में नुकाइस और नाकामी की वजह से केसेस अदालत में साबित नहीं हो रहे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दीगर मुतालिका इदारों के दरमियान राब्ते और ताउन की जो है कमियां शायद नजर आ रही है। इसी तरह पेचीदा कवानीन या सेंसिटिव जो लॉज है, अमल और प्रोसिक्यूशन की शायद इसमें कमजोरी दिखाई दे रही है। सो जम्मू कश्मीर मंशियात की लानत की लपेट में है, खासतौर पर नौजवान नस्ल। सजा न होने की वजह से मंशियात फरोशों की हौसला अफजाई हो रही है और मुआशरती तंजीमों और हुकूमती इकदाम के बावजूद जो है सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सो कानूनी माहिरीन का मानना है कि जो कानूनी माहिरीन का मानना है कि जब तक मुजरिमों को इबरतनाक सजा नहीं दी जाएगी मंशियात के खिलाफ जंग जितना मुश्किल है। हालांकि अगर हम देखें तो वजारत दाखिला ने नार्को ऑर्डिनेंस सेंटर NCORD कायम किया है ताकि मरकजी और रियासती एजेंसियों के दरमियान बेहतर हम आहंग को यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह NDPS एक्ट के तहत 134 नार्कोटिक ड्रग्स और 173 साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और 45 कंट्रोल सब्सटेंसेस को शेड्यूल किया गया है। NCORD पोर्टल पर तमाम मालूमात जैसे कानूनी मालूमात, तरबियत और मुजरिमों का डेटा इससे दस्तयाब है। तो एदाद शुमार और मौजूदा सूरत हाल इस बात की निशानदेही करती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मनशियात के खिलाफ कानूनी अमल में संजीदा इस्लाहात की जरूरत है। तहकीकात को मजबूत और शवाहिद पर मबनी बनाया जाए और इसी तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
और दीगर इदारों को मिलकर काम करने की जरूरत है और अवामी शऊर पैदा करने के लिए मजबूत आगाही मुहिम चलाई, यानी कि एक अवेयरनेस कैंपेन जिस तरह से हमने देखा चलाई तो जा रही थी, लेकिन इसमें और ज्यादा अवामी शऊर पैदा करने के लिए जो अवेयरनेस। अच्छा इमरान, एक चीज और भी बताइएगा, ये कन्विक्शन रेट काफी लो है। हम वकला से या कानूनी माहिरीन से जब इसमें राय लेते हैं तो वो भी तज्जिया करते हैं कि सूरत हाल ऐसी है, इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, एक दायरा है, उससे ज्यादा मंशियात अगर कहीं पकड़ी जाती है, दायरे से बाहर जाते हैं तो फिर आपको सजा 5 से 7, 8 फिर 10 साल या उम्र कैद तक हो सकती है और उससे भी सख्त सजा हो सकती है। लेकिन चूंकि हम जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब की कार्रवाइयां देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मंशियात के मुतालिक पुलिस का और सिविल अथॉरिटीज का जो नेटवर्क है, हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में नेटवर्किंग के हवाले से जहां तक बात है शायद कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मंशियात का कारोबार करने वाले अफराद पकड़े जा रहे हैं, एविडेंस या शवाहिद इकट्ठे करने में या मुनासिब शवाहिद अगर कहें, शायद मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जरा दुरुस्त भी कर दीजिएगा, अगर उतना नहीं है तो दैट मीन्स सजा हो ही नहीं सकती या कम होगी या 6 महीने 8 महीने हो सकती है। देखिए, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी कुछ चीजों का जिक्र किया है कि कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है, और ऐसा नहीं है कि हम किसी मंशियात फरोश को पकड़ते हैं और जिस तरह से पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और पुलिस का गिरफ्तार करना ही सजा जो है वो मुकर्रर की जाती है, बल्कि ये कोर्ट का डिसीजन होता है कि कोर्ट के एतबार से, यानी कि जब उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है वहां से पता चलता है कि जो पुलिस ने या दीगर इदारों ने शवाहिद जमा किए होते हैं और किस तरह से उन्होंने कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और जब वो कोर्ट में चले जाते हैं और उनके जो शवाहिद है वो कितने ठोस होते हैं, वो कितने मजबूत होते हैं, वो सिर्फ कोर्ट में ही जो है डिसाइड किया जाता है और अदालत ही उसका फैसला किया जाता है। सो मैं जिस तरह से मैंने ऑलरेडी कहा है कि इसमें कुछ चीजें जो है शायद हमारी जो है नॉलेज के मुताबिक कि इसमें तहकीकात को मजबूत बनाना है और शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए, और इसी तरह से ताउन की बड़ी अहम जरूरत है, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दीगर जो इदारे हैं वो मिलकर काम करें। और कुल मिला के जो भी लोग इसमें पकड़े जाते हैं, जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट जो है वो चलाया जाता है, तो जब वो अदालत में चलते हैं तो अदालत में उनको बरी होना या ये साफ जाहिर करता है कि 2019 से अब तक कुछ जो है गिरफ्तारी कुछ लोगों को ही सजा मिली है, यानी कि कन्विक्ट करार दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ठोस शवाहिद नहीं थे इदारों के पास, जिसकी वजह से इतनी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी को हम बेकसूर जो है ठहराएं और उनको कोर्ट की यहाँ सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे करें। शायद इसमें जिस तरह से मैंने कहा कि जितने भी शवाहिद हैं उनकी कहीं ना कहीं खामियां हैं और उनको तहकीकाती इदारों को मजबूत बनाने की जरूरत है। ऑल्दो कि हम देख रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले कई सालों से काम हो रहा है, न सिर्फ लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, बल्कि हमने देखा कि अब जो मंशियात फरोश है उनके जो घर है, उनके जो मकान है वो भी अब सीज किए जा रहे हैं। तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी हमने देखी है, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मंशियात का रुझान बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन अब बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात फराहम करने के लिए। 13,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, NDPS एक्ट के तहत भी कार्रवाइयां हुई और हम देख रहे हैं कि निट NDPS के तहत, पिट NDPS के तहत जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके मुताबिक भी पुलिस अथॉरिटीज़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है। नॉर्थ कश्मीर में काम हुआ, साउथ में हुआ, पीर पंचाल बेल्ट के अंदर हुआ, चिनाब वैली में, जम्मू सूबे के अंदर। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद गिरफ्तारियां होती हैं, कामयाब होती है पुलिस, लेकिन सज़ा बहुत कम, कन्विक्शन रेट जो है वो काफ़ी लो जम्मू कश्मीर के अंदर है। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कानूनी तौर पर जो कमियां हैं वो दूर करने की ज़रूरत है, जिस पर शायद आज के वक्त में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ेंगे, बात अब ज़रा उस इलाके की करेंगे जहां पर अमवात हुई और अमवात के बाद तहकीकात का सिलसिला शुरू हुआ। राजौरी के बढ़ाल गाँव की मैं बात कर रहा हूँ। 17 जिंदगियाँ ख़त्म हुई गुज़श्ता 55 से 60 दिनों के दौरान। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रफ्ता रफ्ता ही सही सूरत हाल बेहतर करने की कोशिशें जो की जा रही थी उसके थोड़े थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के बीच जो जराए बताते हैं कि चंद अफराद बुढ़ाल वापस पहुंचे हैं, मगर जो साथ में कंफर्मेशन ये भी हो रही है कि GMC राजौरी से 11 मरीजों को सेहतियाबी के बाद छुट्टी मिली है।
वो वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए हैं। उनको अगर ये मानकर चलें कि गांव वापस भेज दिया जाएगा तो शायद इस तरह का कोई जल्दबाजी में फैसला इंतजामिया नहीं लेगी, लेकिन बुढ़ाल राजौरी के अंदर या प्रॉपर शहर के अंदर जो मुनासिब इकदाम उठाए जा सकते हैं वो पुलिस और सिविल इंतजामिया इस वक्त उठा रही है। और गुज़िश्ता कई रोज़ से हमने मुसलसल इस पर काम भी किया, आपको बताया भी कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। वो जो 11 लोग बुढ़ाल राजौरी के अस्पताल में थे वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए हैं, इस तरह की खबर है। लेकिन जहां तक बात इंतजामिया की जानिब से तहकीकात है तो शहरियों के सामने अमवात की असल वजह क्या है, हकाइक पर मबनी रिपोर्ट पेश करने में अभी तक कामयाबी ना ही सिट को मिली है, जिसका गठन, जिसकी तश्कील 3 हफ्ते कबल हुई थी। उसके बाद एम्स दिल्ली की पीजीआई की एक टीम भी यहां पर पहुंची, माहिरीन की टीम जीएमसी जम्मू और राजौरी से भी गई, जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर और यहां तक के काबीनी वुज़रा तमाम लोग गए। और बड़ी बात यह है कि कोई बीमारी इलाके के अंदर नहीं है, जिसकी कल भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की वजीर सकीना ईतू की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई कि लोगों की जानें गई। आज भी कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहे हैं, लेकिन कोई बीमारी इलाके के अंदर नहीं फैली है, इसकी कंफर्मेशन उन्होंने कर दी है। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, फोन लाइन पे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। जमशीद, एक तो ये बताइएगा कि क्या बुढ़ाल के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हुई है, और दूसरा जो अच्छी खबर हमें मौसूल हो रही है कि वो जो लोग बीमार थे वो थोड़ा सा खतरे से बाहर निकले हैं और वापस वार्ड के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर 11 लोग जेरे इलाज थे जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं, जिनमें से 3 मरीज जो थे वेंटिलेटर पे आईसीयू में थे, इनको आईसीयू से निकाल के अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद इन लोगों को अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मगर दूसरी तरफ जहाँ तक बुढ़ाल की बात करें, बुढ़ाल में आज भी उसी तरह पाबंदियां, आज हाल जो नौजवान चंडीगढ़ के अंदर था जेरे इलाज, वो भी राजौरी पहुंच चुका है और वो भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है। और इस तरह कल डॉक्टरों ने इस हवाले से बताया है कि जितने भी मरीज राजौरी के अंदर हैं सभी के सभी सेहतियाब है। और इनसे हमने पूछा है कि इनको यहाँ से कब जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ से हमारी तरफ से बिल्कुल सेहतियाब है, मगर जब तक एम्स से कुछ गाइडलाइन है, जब तक वो नहीं आएंगी उसके बाद इनको यहाँ से भेजा जाएगा। मगर ये जरूर राहत भरी खबर रही कि जितने भी मरीज थे राजौरी के अंदर या जम्मू के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर तमाम के तमाम सेहतियाब हो चुके हैं, क्योंकि कुल मिला के 15 लोग ऐसे थे जो जेरे इलाज थे, क्योंकि इससे पहले राजौरी के अंदर 11, 3 जम्मू के अंदर और 1 चंडीगढ़ के अंदर था। सभी के सभी सेहतियाब है इस वक्त। जी है। तो ये जो अभी वापस लोग निकले हैं, गांव की तरफ जाने की भी इजाजत मिल सकती है या अभी तहकीकात जब तक मुकम्मल ना हो इंतजार करना होगा? ऐसे गांव की तरफ जाने की अभी किसी को इजाजत नहीं है। जो लोग ये सेहतियाब हुए हैं इनको सिर्फ वार्ड में शिफ्ट किया गया, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी एक वार्ड ऐसी रखी गई है जहां बुढ़ाल से लाए हुए वो लोग भी शामिल हैं जो बीमार नहीं थे, बल्कि जिनको क्लोज कांटेक्ट वाले जितने भी लोग थे, खासकर वो 3 फैमिलियां, उन 3 फैमिलियों को भी यहाँ हॉस्पिटल में एक वार्ड में रखा गया। बाकी को नर्सिंग कॉलेज के अंदर रखा गया। कुछ लोगों को वहाँ क्या जो 11 ये थे क्लोज कांटेक्ट वाले, इनको भी अब उनके साथ ही हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ इनको ये देखा जाए कि इनको निगरानी के लिए रखा गया था, वहाँ उन पे यहाँ इनको रखा गया। अभी जाने का या इनके वापस भेजने का कोई ऐसी चीज बात देखने को नहीं मिल रही और ना ही उम्मीद है कि जल्दी जल्दी इनको भेजा जाएगा। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशीद मलिक राजौरी से हमारे साथ थे। अभी चूंकि बहुत सारे खबरसां इदारों की तरफ से ये भी तस्दीक की जा रही थी कि बुढ़ाल में कुछ लोगों को वापस भेज दिया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, जमशीद बता रहे थे। लेकिन वो जो 11 लोग थे वो बेहतर हुए हैं, फिलहाल उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक है। तो अस्पताल से एक जगह से छुट्टी मिली, लेकिन अस्पताल के कॉम्प्लेक्स से बाहर आने की इजाज़त नहीं, फिलहाल वो वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए हैं। इससे पहले हम इरफान फाजिल के पास जाएं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से श्रीनगर में एक अहम तरीन मनसूबा उसके ताल्लुक से बात करें। जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर आदादोशुमार तैयार करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये आदादोशुमार भी पेश कर दिए गए। कई सवालात पूछे गए डिजास्टर के हवाले से, कुदरती आफात या जो तबाहकुन सूरत हाल बनती है, कभी कभार जल्जला, कभी
शदीद किस्म की बारिशों से, बर्फबारी में नुकसान या फिर किसी और वजह से साल 2024 और 25 के दौरान 28 लोगों की जाने गई आफात से या डिजास्टर से। 1069 मकानात तबाह हुए, 73 मवेशी हलाक हुए, जिसमें आप कह लीजिए कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो नुकसान है वो गुजर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटीज़ ने उठाया है अलग अलग मकामात पर, गांव देहात के अंदर। और मरकजी वजीर नित्यानंद राय की तरफ से लोकसभा में जब सवाल पूछा गया था तो इसके जवाब में उन्होंने आदादोशुमार पेश किए। अलग अलग मकामात पर 2024 और 25 में जम्मू कश्मीर में जो डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, 28 लोगों की मौत हुई डिजास्टर के दौरान, 73 जो कैटल थे वो मारे गए, 73 मवेशी हलाक हुए, 1069 मकानात तबाह हुए और इसमें जो हट्स वगैरह या कच्चे मकानात थे वो भी शामिल हैं। और तकरीबन 0.02 लाख हेक्टेयर का जो एरिया था वो मुतासिर हुआ है, जहां पर डेटा के मुताबिक ये वो ज़मीन थी जहां ज़री सरगर्मियां अंजाम दी जाती थी। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट NPDM के मुताबिक बेसिक जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिसमें फौरी तौर से रिलीफ ग्राउंड लेवल पर पहुंचे, तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट के साथ हमआहंगी को यकीनी बनाते हुए मुतासरीन की मदद हो सके, इस सिलसिले में काम किया गया है। और नेचुरल कैलेमिटीज़ या कोई कहीं पर भी आफात समावी में कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो जो भी बहाली या रिलीफ के हवाले से इकदाम करने होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की, जो ऑलरेडी बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहा है, डिस्पोजल पे है, और भारत सरकार के अप्रूवल के बाद और कवायद व ज़वाबित के उस दायरे में रहकर रियासती गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम उठाए गए। साथ साथ ये भी जवाब में पता चला कि मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में लॉजिस्टिक और इक्तसादी जो मुआवनत करनी थी जम्मू कश्मीर की वो भी की गई है, जिसकी मदद से मुतासरीन की इमदाद हो सकी है। एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी गई। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स ने बाज़ाब्ता तौर पर जिन इलाकों में ज़्यादा नुकसान था या नुकसान का खदशा था उन एरिया में डिटेल असेसमेंट किया गया। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम की जो रिपोर्ट है IMCT, उसको बुनियाद बनाकर मुतासरीन तक मुआवजा या ज़रूरी इमदाद पहुंची या रिलीफ का काम नित्यानंद राय की तरफ से लोकसभा में ये आदादोशुमार पेश किए गए। चलिए, बात जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात के हवाले से हो रही थी कि कितना नुकसान जम्मू कश्मीर को इससे हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हवाले से करते हैं। और श्रीनगर में इस प्रोजेक्ट का काफ़ी इंतज़ार हो रहा है और अब ख़बर यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो काम है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई जो है वो श्रीनगर वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हवाले से शुरू की गई है। ये मंसूबा अब जल्दी शुरू होगा क्योंकि टेंडर जो है वो दोबारा जारी हुआ है और इस हवाले से आप देखेंगे क्योंकि लगातार इंतज़ार हो रहा है और ख़ासकर सयाह भी इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और कई बार इस हवाले से मीटिंगें भी हुई, जायज़ा भी लिया गया और अब इसको कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट अब जल्द ही शुरू होने वाला है क्योंकि जो टेंडर है वो दोबारा इस हवाले से शुरू हुआ है और अब उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत ये मंसूबा जो है शुरू किया गया है और इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने इस हवाले से मीटिंग भी की है जिसके बाद ये अहम पेशरफ्त हुई है कि इस प्रोजेक्ट के तहत या इस मंसूबे के तहत काम जो है वो अब जल्द ही शुरू होने वाला है और इसमें अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि जो टेंडर है वो दोबारा जारी हुआ। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंतज़ार हो रहा था इस मंसूबे के हवाले से, क्या कुछ इसमें पेशरफ्त अब हुई है और क्या उम्मीद की जा रही है कि कब तक अब इस हवाले से काम शुरू किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई और जहूर भाई। जहां तक इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, बहुत कदीम जमाने से अगर मैं बात करूं तो बहुत पहले सुना करते थे कि जहलम में डिंग सर्ल हुआ करता था और डिंग सर्ल जो है ये डूंगा सवारी हुआ करती थी जिससे छोटा सा एक हाउस बोट होता था जो जहलम के इस खूबसूरत दरिया के किनारे जी हाँ अलग अलग मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट, श्राइन्स और कई सारे पुरानी चीजों की सैर कराता था और लोग बड़े शौक से जाते थे। सुनने में आता था कि जी हाँ इसमें वाजा वगैरह भी साथ होता था और खाने पीने की चीजों के साथ जश्न भी मनाया जाता था।
अब अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक सेलिंग सिस्टम है, यानी वो एक सेलिंग सिस्टम जिसके लिए कई साल पहले बिडिंग एवोल्यूशन हुआ, यानी एक बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल रहा कि बोली लगाई गई कि इसका टेंडर जी हाँ प्रोड्यूस किया जाएगा और ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिवर झेलम या फिर डल लेक के साथ प्रोड्यूस की जाएगी। अगर मैं स्मार्ट सिटी के हवाले से बात करूंगा तो करंटली ये सारी चीजें कमेंस की गई है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये दोबारा से पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अर्लियर मुझे याद है जिस तरीके से इसका टेंडर निकाला गया था उस टाइम इसका खास रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली ऑन टाइम टेक ऑफ नहीं हो पाया। यानी इतलात इस वक्त ये है ना कि बिड्स जो आई हैं उनकी जांच भी हो रही है, इसमें पेशरफ्त क्या हुई है? कोई सर्वे, जमीन पर कोई काम शुरू? जी मैं आपको वही बताना चाहता था। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है शहर श्रीनगर का। जिस तरीके से डिविजनल कमिश्नर ने खास तौर पे विजय कुमार बिदूरी जी ने एक मीटिंग ली, मीटिंग के साथ साथ कई सारी एजेंसीज को सिलेक्ट किया और उसके साथ जी हाँ झेलम और रिवर झेलम के साथ साथ डल लेक की जो रूट मैपिंग की गई, एक फाइनलाइज रूट किया गया है और एक बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रक्चर सेट किया गया है ताकि जिस तरीके से टेंडरिंग प्रोसेस होगा उसके साथ साथ जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन जो पिछले 3 डेकेड से बंद पड़ा था अब वो दोबारा से रिवाइव होगा। कंप्लीशन के साथ साथ मैं बात करूं तो मोटराइज बोट्स के हवाले से बात चल रही है जो सिलेक्टेड रूट्स पर चलेंगे, जिसमें ये भी बताया जा रहा है तकरीबन 25 के करीब जो बोट्स है उसको फैसिलिटेट किया गया है रिवर झेलम और डल लेक के बीच में। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ जो रूट मैपिंग होगी या फिर कह सकते हैं कि अंडरवे प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें कमेंस की जा रही है और इस पर बहुत जल्द काम भी हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि अब तो जिस तरीके से हमने सिलेक्टेड कुछ वेंडर्स को भी इसमें लेना है जो इसको प्रोसेस आगे करेंगे और इसका बेसब्री से न बल्कि उन लोगों को इंतजार हो रहा है बल्कि शहरी खास के साथ साथ टूरिस्ट को भी इंतजार हो रहा है जब वो सुनते हैं कि इस तरह का रिवर ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरी साइड से जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, when you have such type of transportation system especially in the route mapping with झेलम and डल लेक, तो इससे आपका जी हाँ वक्त भी बचेगा और ट्रैफिक जैम से भी छुटकारा मिलेगा और लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम कश्मीर में रिवाइव हो क्योंकि इसके साथ साथ कल्चर, हेरिटेज, हमारी सारी चीजें जुड़ी है और टूरिज्म को ये इकोनॉमी बूस्ट करने में काफी फायदा मिलेगा। आसिफ और जोर से बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे सईद इरफान फाजिल। श्रीनगर में वाटर ट्रांसपोर्ट मनसूबा जल्द काम में शुरू होगा, टेंडर दोबारा जारी हुए हैं, फिलहाल बोलियों की जांच इस वक्त की जा रही है। मकामी सतह पर इंतजामिया के मुताबिक शहर में जो पानी पर मबनी अवामी नकलो हमल है उसको बहाल करना बुनियादी मकसद है, जम्मू कश्मीर की सकाफत और विरसे की भी आगाज करता है। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों की कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करनी है, कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, एक एक करके कॉलर्स की तरफ चलेंगे और जब तक कॉलर्स ज्वाइन करेंगे एक छोटी सी खबर आप तक पहुंचानी है। एनजीओज के हवाले से 5 एनजीओज को मदद की पेशकश सरकार की जानिब से की गई है और आमतौर पर एनजीओज सवालों के घेरे में रहती हैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, लेकिन 5 एनजीओज जिनका नुमाया काम है उन्हें 40.96 लाख रुपए यानी तकरीबन 41 लाख के आसपास गवर्नमेंट पैसा देना चाह रही है या उनके लिए जो है वो रकम मुख्तस रखी गई है, पेशकश कर दी गई है। 5 एनजीओज जिनकी जानिब से तालीम, सेहत के मैदान में अच्छा काम किया गया, फलाही कामों में कलीदी किरदार है और 40.96 या 40,96,000 के आसपास की जो रकम है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज को जम्मू कश्मीर के अंदर ये काम करती हैं, माली साल 2024-25 में देने का ऐलान हुआ है। रिहैबिलिटेशन स्कीमों में खिते के अंदर बड़ा कलीदी किरदार है या डिसेबिलिटी केयर के हवाले से इकदाम काफ़ी तंजीमों ने किए हैं और स्कीमें जो हैं वो विकास डे केयर स्कीम के तहत है। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी है श्रीनगर की, 5.43 लाख की पेशकश हुई है। मुस्कान फाउंडेशन है सांबा की, विकास डे केयर स्कीम के तहत 13.10 लाख रुपए इनको मिलेंगे जो सरकार ने इनको पेशकश की है। छोटे तारे फाउंडेशन है श्रीनगर की, विकास डे केयर स्कीम के तहत ही 1,95,000 के आसपास की रकम मुख्तस रखी गई है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट विजयपुर घरोंडा के अंदर ग्रुप होम है, अडल्ट स्कीम है, जो आप कह सकते हैं जिन बुजुर्गों के मुअम्मर अफराद को छोड़ दिया जाता है उनके लिए भी कलीदी किरदार इस तंजीम का है। 14 लाख के आसपास की रकम, 13,70,000। और एक ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करने वाली सोसाइटी फॉर वीमेंस एंटरप्रेन्योर्स गांदरबल है। ख़वातीन मुआशरे के अंदर हर काम में आगे आएँ, तिजारत में बिलखुसूस उनको मौका मिले, काम करें। विकास डे केयर स्कीम के तहत 5.78 लाख रुपए सरकार ने ये जो फंड्स हैं इन तमाम लोगों को देने का फैसला किया है। तो इन्होंने एसेंशियल केयर, तालीम के लिए, बहाली के लिए या
वो लोग जो जिस्मानी तौर ख़ास हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए काम शुरू किया है। लेकिन गाइडलाइंस बनी हैं, रहनुमा खतूत जारी हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम हो चुके हैं। उस दायरे में रहकर इनको काम करना है। इसके लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर और ये भी तवक्को की जा रही है कि डिफरेंटली एबल्ड जो पॉपुलेशन है, जिसका दायरा भी बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, या आप कह सकते हैं माजूर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है, उन लोगों की मदद हो सके इन तंजीमों के ज़रिए, और ये अपना काम मज़ीद बेहतर के साथ इक्तिसादी तौर पर ख़ुद को मुस्तहकम करते हुए आगे काम कर सकें। और अगर कोई शख्स किसी भी वजह से गलती से कहीं हुकूमत के इदारों से, ज़िम्मेदारान से या निज़ाम से छूट जाता है, तो ये NGOs जो काम कर रही हैं इनको मदद की जा सके, माली तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। बुनियादी मकसद ये है ये फंड्स देने का, और हर साल होता है। इस बार भी 5 NGOs का नाम सरकार ने जारी कर दिया है। 41 लाख के आसपास की रकम। सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ। एक्चुअली सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो आवाज को जरा ठीक कर दीजिए। हेलो जी जी, कंटिन्यू करें। एक्चुअली सर जो जीपी फंड हमारा मुलाजमों का होता है, एम्प्लॉइज का जीपी फंड जो होता है जी, वो ड्यू टाइम पे काटा जाता है। लेकिन जब हम उसको अप्लाई करते हैं लेने के लिए, तो ना तो ट्रेजरी में पैसा होता है। 6-7 महीने से हमारी बिलें पड़ी हैं। अगर कोई मेडिकल ग्राउंड पे किसी को लिखा जाता है कि हाँ जी मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई किसी की डेथ भी हो जाती है, फिर भी वो उसका जीपी फंड जो है विड्रॉ नहीं होता है सर। ऐसे ही वो वहां से बोलते हैं कि पेमेंट नहीं है जी, पैसे नहीं है, ये चीजें वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पड़े या किसी हेड ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े, तो फिर भी जो जीपी फंड है सर वो विड्रॉ नहीं किया जाता है। मेहरबानी करके थोड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से देखो कि उनके पास अगर ये काटने के टाइम पे ये काट लेते हैं हमारे से जीपी फंड, लेकिन वक्त पर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग शिकायतें कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, और कल के प्रोग्राम में भी, परसों के प्रोग्राम में भी, हर प्रोग्राम में तकरीबन 2 कॉल्स और दिन में भी कॉल्स मौसूल होती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का इस प्रोग्राम में बात रखने के लिए। अथॉरिटीज तक बराह रास्त आपकी बात प्रोग्राम में पहुंचती है, जरूर अपनी बात रखिएगा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो जी, कहाँ से, कौन साहब? सर मैं जितेंद्र बात कर रहा हूँ से। जी जी बताएं। एक्चुअली सर मुझे ये मेरी रिक्वेस्ट है सर मेरी कि इस तरीके वो जम्मू पूरे में सर ये चल रही है, ये स्मार्ट बसेस चल रही हैं जी, लेकिन सर ये जम्मू टू आरसपुरा सर कोई स्मार्ट बस नहीं चल रही है। यहाँ पे सर एक ही बस चल रही है जम्मू टू ये चित्तौड़गढ़ के लिए, लेकिन सर आरसपुरा तक सर कोई स्मार्ट बस नहीं चल रही है। लगी ही नहीं है या लगने के बाद नहीं चली है? नहीं सर, एक ही दिन चली थी सर, उसके बाद दोबारा चली नहीं है सर। ये अथॉरिटीज से कोई बात, कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं सर। एक्चुअली सर वहाँ पे सर लोकल सर ये ट्रांसपोर्टर है, तो सर मुझे लग रहा है वही सर हेडिंग ग्लोव है सर इनके साथ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपकी बात ज़रूर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब तक पहुंची है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि वो काफ़ी तवज्जो भी दे रहे हैं, साथ साथ रिस्पांस भी आता है। और स्मार्ट सिटी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी कि बसें तमाम इलाकों के लिए अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत अच्छी करना चाह रहे हैं तो फिर उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन है और ज़रूरत है, गांव देहात के अंदर, रूरल एरियाज़ की तरफ जाएंगे और भी मुश्किलात आती हैं। तो जम्मू के पास सांबा तक अगर बस उन एरियाज़ में जहां ज़रूरत है, वाकई में ऐसा नहीं है कि गैर ज़रूरी तौर पर, बल्कि ज़रूरत है, तो वहां पर क्यों नहीं, इसका जवाब भी देना होगा। थैंक यू सो मच कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं। जनाब हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट ध्यान। जी बताएं। जनाब क्या हमारा चैप्टर वो क्लोज हो गया जो पेंशन बढ़ाने का था इनका, विडोज, हैंडीकैप एंड अदर्स डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। बजट में तो सेंटर ने कुछ नहीं रखा, क्या हम स्टेट से आप कोई उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है। 28 तारीख को हमारा कॉन्क्लेव हुआ जम्मू के अंदर, और ये आपका सवाल जो है ये 3000 पेंशन तक ले जाने का, यही सवाल मैंने सकीना इत्तू साहिबा से पूछा था, तो उन्होंने तो एश्योर किया है, उन्होंने कहा कि हमने वादा किया है, वफा भी होगा। मार्च और अप्रैल तक बहुत सारे वादे पूरे होंगे जो हुकूमत बता रही है, हुकूमत में बैठे जिम्मेदारान या जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, 6-7 महीने हो जाएं गवर्नमेंट के, फिर किसी शायद नतीजे पर या कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। उससे पहले कोई इस तरह का तबसरा किया जाए मुझे नहीं लगता मुनासिब होगा। मगर फिर से उन्होंने यकीन दिलाया है कि उन्होंने जो कहा है, और पेशरफ्त ये भी हुई है कि मरकज़ को इस सिलसिले में एक चिट्ठी लिखी गई है कंसर्न मिनिस्ट्री को, वहां से क्या जवाब आया है उसका भी हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। जी हेलो, नाम बताएं, कहां से? हेलो।
नाम बताइएगा, कहाँ से? हाँ, मोहम्मद अमीन। बस हाँ, मे अर्ज इस पे कि जिस हाईवे और जी लजन नश वातान लजन पे नान गाड़िन तोर पे नान तम अथवाजन कुन अजत नान सन नगर कुन तो वो कोता टाइम लगान निमुत कोता जाम रोजान रोडस पे अगर सिर्फ स्ट्रेट यह अत पे सोज यप नाम दिख वाह मोजूर नगर वाह मोजूर नगर पे स्ट्रेट अगर रोड डेवलप करने या यह हाईवे मोजूर नगर गिन पे खोब कप नान यह गो इत पे वन पे मुहावरत लन किन लाहौर गन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें उम्मीद है कि सरमा से बाहर निकलेंगे तो काम तो तेज़ी से होना चाहिए। ये जो मुश्किलात हैं ट्रैफिक जैमिंग के हवाले से, इस पर काम मज़ीद बेहतर हो। ऑलरेडी कई मंसूबों पर काम है, लेकिन राहत ना मिले तो फिर वो मंसूबे रायगा हैं। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अमीन हकाक नालबल नावशहर पे बताएं। अर्ज जनाब ये सात गवर्नमेंट वन बन इलेक्शन सपदान यमो करो NC वाले कि दिमो उमर सोबन कि दिमो 24 गैस सिलेंडर्स वरियस युत वात मज तो बे करो तमुल तो दिमो 5 बजाय 10 किलो नफरस तो बे करो 2 बिजली यूनिट मुफ्त वो फिलहाल वो वनकस गैस वारिया खर्च ये वंदस मज क्या ना जोन ना चिली दिवान ना कह चीज वारिया चीज वनकस 5 सिलेंडर वारिया कम गसान यमन वो बस यमन अर्ज कर सान तरफ क्या तय कोर ये अस दीतो 24 वरियस तो मुफ्त मत दीतो कि मगर पोस गैस मोकलमुत। बहुत शुक्रिया, आपकी बात हम समझ गए हैं। अमीन साहब, 3 छोटी छोटी बातें हैं। लास्ट के 2 कॉलर्स भी मेरे साथ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तीनों बातें मैं बता दूं। एक 24 का वादा कहीं नहीं है। अब शायद पता नहीं आपको सोशल मीडिया पे कहीं नजर पड़ी होगी, 12 तक जरूर था आई थिंक जरूर, लेकिन वो भी मार्च अप्रैल तक कहा गया कि मार्च में। तनवीर सादिक साहब भी कई बार दोहरा चुके हैं। एक तो वो, दूसरा बिजली के हवाले से आपने बात की तो उस पर उमर साहब कह चुके हैं, जिस पर काफ़ी इल्ज़ामात भी होने लगे, काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़े कि जब तक स्मार्ट मीटरिंग ना हो जाए तब तक 200 यूनिट वाली बात ही छोड़ दीजिएगा। तीसरी बात राशन वाली आपने की है, वो होगा। और उसमें हमने 2 दिन पहले भी सवाल सतीश शर्मा साहब से किया था, तो उन्होंने कहा कि वो जो बीच में कुछ डबल राशन लेने वाली बात थी और कौन मुस्तहिक अफराद हैं, उनका एक डेटा तैयार किया जा रहा, चीज़ें एनालाइज हो रही हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, चीज़ें बेहतर होगी। ये तीनों छोटी छोटी बातों का मैंने, जहाँ तक हमें जानकारी है, बहरहाल हुकूमती सतह पर कोई जवाब आएगा वही बात हम कह सकते हैं, अदरवाइज अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 कॉलर्स। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बात रखिएगा, वक्त बहुत कम है जनाब। वक्त कम तेल क्या फायदे कॉल। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, कौन साहब कहां से? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आज हमारे पास बस इतना ही वक्त है और बहुत सारे शहरी नाराज होते हैं। देखिए 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट बहुत होता है बात करने के लिए। यहाँ ना तो हम आपको कहानी सुनाएंगे ना किसी की कहानी सुनेंगे। मुख्तसर सा सवाल आपका पहुंचना चाहिए अथॉरिटीज़ तक। गिले शिकवे उसी में दूर हो जाते हैं और अथॉरिटीज़ का जवाब आता है। आपका प्रोग्राम बराह रास्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और उमर अब्दुल्ला साहब के दफ्तर में और उनके अराकीन देखते हैं और वो संजीदगी से इस पर तभी काम करेंगे जब आपकी बात डायरेक्ट पहुंचेगी। लेकिन बात अपनी तो रखिएगा, इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम फराहम कर रहे हैं कि जहां कम से कम आप बात रख पा रहे हैं, तो मुख्तसर वक्त में अपनी बात रखा करें। आज माजरत जिन लोगों की बात नहीं सुनी जा सकी, कल इस सिलसिले को ज़रा और आगे ले जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। JK 24/7 न्यूज़, गुलिस्तान न्यूज़ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार दिल्ली से मुसलसल बराह रास्त नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। वोटिंग का सिलसिला जारी है, 10 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।